हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं के राहुल आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेंटोर लेकर आ रहा हूं केमिस्ट्री के धमाकेदार क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास जानकारी, वो है हमारा क्लासरूम वाला प्रोग्राम। तो ये क्लासरूम वाला जो कोर्स है वो यहाँ जो मुखर्जी नगर के क्लासेस में हमें पढ़ाई जा रही हैं, वही कोर्स अवेलेबल है आपको ऑनलाइन हमारे ऐप पर। राइस स्मार्ट हिंदी ऐप डाउनलोड करने के लिए जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर और उसको वहां से डाउनलोड कीजिए। और यहां आपको मिलेगा मैथ्स स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, मैथ्स स्पेशल, रीजनिंग प्लस जीएस स्पेशल एंड इंग्लिश स्पेशल, हर एक स्पेशल कोर्स सिर्फ और सिर्फ 999 में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 999 में, जहां ये क्लासरूम के अंदर टीचर जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, वही कोर्स, वही कंटेंट आपको मिलने जा रहा है आपके अपने घर के अंदर, आपके अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सिर्फ आपको करना ऐसा है, डाउनलोड करना है हमारा राइस स्मार्ट ऐप गूगल प्ले स्टोर से। फटाफट से डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को भी, मित्रों को भी, प्रियजनों को भी बताएं, क्योंकि खुशियां और ज्ञान तो बांटने से बढ़ती है। वेरी गुड। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट, जो हर एक तरह के एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है तो इस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, क्या है द व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन। व्हाइट फॉस्फोरस को कहाँ स्टोर किया जाता है? हमने सोडियम को पढ़ा है, पोटेशियम को पढ़ा है। सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल को स्टोर किया जाता है केरोसिन के अंदर, क्योंकि ये ऐसे धातु हैं, ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ये हवा में भी, पानी में भी इनकी अभिक्रिया हो जाती है, इसलिए इनको डुबा के रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर। लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस को डुबा कर रखा जाता है वाटर के अंदर, अंडर द वाटर, पानी के अंदर। ये ध्यान में रखना है, केरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं सोडियम जैसे मेटल को और पोटेशियम को। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द रीजन फॉर व्हाइट सीमेंट टू बी व्हाइट? वेरी गुड। व्हाइट सीमेंट का व्हाइट होने के पीछे क्या वजह है? सफेद सीमेंट के सफेद होने का क्या कारण है? इट डज नॉट कंटेन कार्बन। जनरली कार्बन काला होता है, लेकिन आपको मालूम है चीनी हो, ठीक है, चीनी है या ग्लूकोज है, तो ये सभी हमारा क्या होता है भाई? ये सबका रंग तो सफेद होता है, लेकिन चीनी में भी कार्बन है, ग्लूकोज में भी कार्बन है। चीनी की बात करें तो C12H22O11, ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, ये है हमारा। ठीक है, तो चीनी और ग्लूकोज कार्बन है, लेकिन फिर भी इनका रंग सफेद है, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन चलिए और बढ़ते हैं। इट डज नॉट कंटेन सिलिकॉन, इट डज नॉट कंटेन आयरन, इट डज नॉट कंटेन कैल्शियम। तो इसका सफेद होने का कारण कि इसमें आयरन की उपस्थिति नहीं होती है। आयरन अगर होता तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता। अगला सवाल, विच मॉडल इज एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम? तो जब एटम के बारे में बात हुई, डेमोक्रिटस जिन्होंने एटम टर्म दिया, ठीक है, तो डेमोक्रिटस इन्होंने गेव द टर्म एटम, है ना, इन्होंने एटम टर्म दिया, तो गेव द टर्म एटम। और अगर हम बात करें तो एक इंडियन फिलॉसफर जिनका नाम महर्षि कश्यप, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं महर्षि कनाद, इन्होंने टर्म दिया था परमाणु, और ये डेमोक्रिटस के पहले दिया था। लेकिन
जो परिभाषा इन्होंने परमाणु की बताई थी वही परिभाषा बाद में एटम के रूप में डेमोक्रिटस ने भी बताया था। लेकिन एटम के बारे में और ज़्यादा जानकारी जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी के अंदर दिया था। और ये एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, तो एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी परमाणु सिद्धांत, जिसे दिया किसने? जॉन डाल्टन ने, और ये दिया था 1808 में। इसके बाद फिर उस एटम के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उसके घटक को देखा गया और ये देखा गया कि उसके अंदर 3 बड़े ही मौलिक कण हैं। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन है जिसको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, दूसरा प्रोटॉन है जिसे रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन H+ के डिस्कवरी में, जिसे प्रोटॉन भी कहते हैं, उसमें उनका रोल माना जाता है, और तीसरा आपका न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जिसे जेम्स चैडविक ने 1932 में किया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफ़ी लेट हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज बहुत ही ज़्यादा बाद में हुई 1932 में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के कई सालों के बाद। ऐसा इसलिए था क्योंकि न्यूट्रॉन था उदासीन, न्यूट्रल, आराम से चुपचाप बैठा रहता था, कोई उसकी हलचल नहीं थी, इसलिए उसको पकड़ में आ पाना थोड़ा मुश्किल था। हेनरी बैक्वेरेल के रेडियो एक्टिविटी के डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड ने अपना सिद्धांत दिया था, रेडियो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल पे करके अपना रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल प्रपोज किया था। उसके पहले थॉमसन मॉडल। इन मॉडल्स का मतलब क्या था? मॉडल्स का मतलब ये कि इसके जो घटक पार्टिकल कण हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, जो ये मूलभूत कण हैं, आधारभूत कण हैं, ये एटम के अंदर किस तरह से व्यवस्थित हैं, उसकी व्यवस्था को बताया जा रहा था। लेकिन जो एटम के स्थायित्व की बात करी वो किया बोर्स मॉडल ने। थॉमसन मॉडल, इसमें न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं की थी। थॉमसन मॉडल के समय अगर देखा जाए तो प्रोटॉन की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। थॉमसन जी ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, लेकिन जॉन डाल्टन ने ऑलरेडी बता रखा था कि एटम होता है न्यूट्रल यानी उदासीन। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और पता चला इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर ही प्रोटॉन की डिस्कवरी का एक क्लू, एक हिंट छिपा हुआ था। क्योंकि अगर एटम न्यूट्रल है तो अगर हमारे उसमें नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है तो कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल इक्वल नंबर में जरूर प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से वहाँ पर ये हमारा था। तो अभी बात आती क्या है कि नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का, उसी के अंदर प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट था। प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, बहुत जल्दी डिस्कवर हुआ, लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो उदासीन होने के कारण बहुत ही लेट से हुआ था। खैर, थॉमसन मॉडल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज की बात थी, स्टेबिलिटी की बात नहीं आई। रदरफोर्ड ने भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन बात अगर करें अस्थायित्व की, स्टेबिलिटी की, तो इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पाइरल पाथ पर घूम रहा था, और ये स्पाइरल पाथ पर घूमते घूमते फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ आकर मर्ज हो जाएगा। दैट मीन्स रदरफोर्ड के मॉडल में एटम के अस्थायित्व की बात नहीं थी। इस अस्थायित्व की बात को किया बोर्स मॉडल ने, जब इन्होंने कहा एक स्टेशनरी ऑर्बिट की बात, यानी कि ऑर्बिट यानी जो कक्षा होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो इस तरह से अपना आकार, अपनी जगह नहीं बदलते रहते हैं। तो बोर्स मॉडल जिसे दिया नील बोर ने, इन्हीं के बेटे का नाम था आगे बोर। जी हाँ, आगे मतलब मैं कोई शब्द नहीं कह रहा, नाम था नील बोर एंड आगे बोर, और इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला, पिता को भी बेटे को भी। 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन? वेरी गुड। तो देखिए, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट, तो जिसका भी मास परसेंट आपने निकालना है उसका मास, तो मास सॉल्ट का कितना है 20 ग्राम, अपॉन इसको भागा देना है कुल मास से, तो वह है 180 और प्लस 20, और परसेंट निकालना है तो इसको इनटू आपको कर देना है 100 से, तो ये 20/200 हो जाएगा, है ना। 180 ग्राम है ना, 200, 2 जीरो इसका और इसका 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है, 2 एकम 2, तो यानी कि ये हो गया कितना 10%। तो सी हमारा सही आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स, आप लोग तो मैथमेटिक्स के महारथी हैं, तो इस तरह के सवाल को बनाना तो आप लोगों के लिए चुटकियों का काम होगा वाकई।
मतलब एक नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि क्योंकि मैथ्स के पेपर में जैसे खतरनाक मैथ्स आते हैं उसके हिसाब से तो एक सिंपल परसेंट वाला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर भी, वैसे फिजिक्स में तो नहीं देखा है, केमिस्ट्री में मेनली ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन ऑल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वेरी गुड। इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अवकारक पदार्थ के साथ साथ ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह भी काम कर रहा है, एक अपचायक के साथ साथ ऑक्सीकारक के रूप में भी काम कर सकता है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो SO2 है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो है वो है +4, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या है +4, और सल्फर में जो सभी ऑक्सीकरण संख्याओं का जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि ये -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, +6 हो सकता है। ये यहाँ +4 में है, ये खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है या खुद को इनमें से किसी में रिड्यूस भी कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई तत्व है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की संभावना हमें देखने को मिलती है, वही दोनों की तरह काम कर सकता है, तो इसका सही आंसर होगा SO2। चलिए नेक्स्ट हमारा है, हु गेव द आयनिक थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस? अब देखिए, एसिड एंड बेसिस के बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में 3 थ्योरीज हमारे सामने अभी हैं। तीनों में से मोस्ट एक्सेप्टेबल, सबसे ज्यादा मान्यता किस थ्योरी की है, किस सिद्धांत की है? तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, हर सिद्धांत की अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी उसकी थ्योरीज है। तो इसमें पहले हमारा है आरहेनियस, सबसे पहला जो आया था आरहेनियस थ्योरी, और ये सबसे बेसिक थ्योरी है जिसको आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भले ही आपने शायद नाम ना पढ़ा हो कि ये आरहेनियस ने दिया है, लेकिन आपने ऐसा पढ़ा होगा कि एसिड हम उसे कहते हैं जो H+ आयन देता है, यानी H+ डोनर है, और बेस हम उसे कहते हैं जो OH आयन देता है, यानी OH- डोनर है, ठीक है। तो H+ देने वाला एसिड और OH आयन देने वाला बेस होता है, और ये आरहेनियस का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया फिर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी या ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग एसिड जो है वो प्रोटोन मतलब H+, ठीक है। तो प्रोटोन डोनर है, प्रोटोन देने वाला। तो देखिए आरहेनियस में भी H+ डोनर, प्रोटॉन का नाम नहीं लिया, H+ कहा, लेकिन उसी को ब्रॉन्स्टेड ने प्रोटॉन का नाम दे दिया, कहा प्रोटॉन डोनर। तो अगर देखा जाए तो आरहेनियस और ब्रॉन्स्टेड ने दोनों ने ही एसिड और बेस के डेफिनेशन के लिए सेम कॉन्सेप्ट अपनाया था कि H+ डोनर, लेकिन बेस के लिए इनका कॉन्सेप्ट बदला, और इसके लिए इन्होंने कहा कि बेस वो होंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, वो बेस होगा, जो प्रोटॉन लेगा वो बेस कहलाएगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आया वो आया आपका लुईस का कॉन्सेप्ट, और लुईस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर कोई दे रहा होगा, पेयर में जोड़ा चाहे एक हो या 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन हो, उसको एक्सेप्ट कर सकता हो, और बेस कहा गया उसे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट आए। पहला आपका आरहेनियस का कॉन्सेप्ट, दूसरा आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट, और तीसरा हमारा लुईस का कॉन्सेप्ट। अब इसी में कह रहा है कि हु गेव द आयनिक थ्योरी, तो ये आयन की बात कही आरहेनियस ने, तो इसी को क्रेडिट जाता है इसको कि ये आयनिक थ्योरी एसिड और बेस का आरहेनियस ने दिया। Which one of the following forms an irreversible complex with hemoglobin? इर्रिवर्सिबल यानी अपरिवर्तनीय यौगिक
दैट मीन्स जब वो उसके साथ कंबाइन कर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो फिर आप उसे अलग नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड, प्योर नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बायोलॉजी के अंदर ब्रीदिंग और पूरा फंक्शन जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि लगभग 6 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने के बाद कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाकर फिर बॉडी से बाहर निकलता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है लेकिन रिवर्सिबल वे में, यानी कि अगर जुड़ गया है हीमोग्लोबिन से तो आप उसको अलग भी कर सकते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा यौगिक है जो हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ जाता है तो फिर वो उससे अलग नहीं हो पाता है, और इस तरह से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो क्षमता होती है वह धीरे धीरे कम होती जाती है और कम होकर ये खत्म हो जाती है। और यही वजह है कि अगर हम एक बंद कमरे के अंदर एक दिया जला दें केरोसिन ऑयल की, जहां इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि आंशिक दहन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगता है और वहां किसी जीवित प्राणी को रख दिया जाए तो कुछ घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन जहां से ऑक्सीजन के साथ बंधता है और पूरे शरीर के टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक उसी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जाके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, स्ट्रांगली बाइंड कर जाता है। अब वो हीमोग्लोबिन के साथ छोड़ता ही नहीं, कहता मैं नहीं हट रहा। ऑक्सीजन कहता भाई हट जा, मुझे इस पर बैठने दे ताकि हम शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंच सकें। कार्बन मोनोऑक्साइड कहता मैं नहीं छोड़ रहा। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के लिए जहरीला है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, आप लोगों में से बहुतों ने गाड़ियां वगैरह चलाई होंगी, चलाते भी होंगे। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देखना, जो पॉल्यूशन चेक करवाते हैं ना गाड़ी की, तो उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देखना। उस पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पर कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन कितनी है, यानी हमारी गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कितना होता है, उसको मापा जा रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को मापा जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली हमारे शरीर के लिए इतना खतरनाक नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है इरिवर्सिबली, यानी बाइंड कर गया तो कर गया। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। वेरी गुड भाई, इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना है। Mg और H2SO4, मैग्नीशियम एक मेटल है, H2SO4 हमारा एक एसिड है। तो जब एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन होता है, धातु का किसी एसिड के साथ रिएक्शन होता है, और ऐसा धातु जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हो, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो, तो ऐसे केस में दो ही उत्पाद बनते हैं। एक आपका बनता है सॉल्ट और दूसरा बनता है हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर दो ही चीज बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और एक आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। और अगर अब हम इस रिएक्शन को देखें तो एक ही जगह हमें हाइड्रोजन गैस बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये हमारा सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, व्हाट इज द मोर कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही बढ़िया। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बहुत ही ज्यादा सामान्य नाम किस नाम से पुकारते हैं? आपको बता दूं, जितने भी ये पल्स पोलियो अभियान में जो लगे होते हैं, जो अपने साथ एक डब्बा लेके चलते हैं, उस डब्बे के अंदर पोलियो वैक्सीन रखी जाती है और उस पोलियो वैक्सीन को काफ़ी कम तापमान पे रखना होता है। थोड़ा सा ज़्यादा तापमान होगा, इवन अगर रूम टेम्परेचर भी हुआ तो वो पोलियो वैक्सीन बहुत तेज़ी से खराब होने लगती है। तो वो जो बॉक्स बना होता है जिसमें पोलियो वैक्सीन कैरी की जाती हैं, एक तो काफ़ी मोटे इंसुलेटेड वॉल की होती है और अंदर उसके दीवार के चारों तरफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की पैकिंग रहती है और फिर उसके बीच में पोलियो वैक्सीन रखी जाती है। और भी कई जगहों पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। तो इसे हम ड्राई आइस के नाम पर जानते हैं।
ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है वो होता है सब्लिमेशन का। कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है? सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है, यानी कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। और इस ऊर्ध्वपातन की वजह से यह क्या होता है? सॉलिड से सीधा बन जाता है गैस, और गैस से सीधा बन जाता है सॉलिड। वैसे सॉलिड से गैस बनना ये हमारा सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस से सॉलिड को भी हम कई बार सब्लिमेशन कह देते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये डिपोजिशन कहलाता है। चूंकि इसमें लिक्विड वाला फेज नहीं आता, इसलिए क्या होता है कि आप अगर समझ लो तो ऐसा है, तो हम अगर ड्राई आइस को हाथ में रखेंगे भी, वैसे खतरनाक होता है, लेकिन चलो ऐसे रखते हैं, तो वो मेल्ट नहीं होगा, हमारे हाथों को गीला नहीं करेगा, इसलिए उसको हम शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। Which of the following oxides react with both acids and base? Very good. इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा? तो देखते हैं। देखिए, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, जो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये सभी एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के, यानी खुद एसिड है, तो ये ऑब्वियसली एसिड और एसिड तो एक दूसरे से रिएक्ट करता नहीं है, तो ये एसिडिक नेचर वाले नॉन मेटालिक ऑक्साइड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड, ये सभी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे हटा दो। अब अगर हम बात करें मेटालिक ऑक्साइड्स की, तो मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये मोस्टली, यानी ज्यादातर जो होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर खासकर अगर हम आवर्त सारणी की बात करें, तो आवर्त सारणी के जो पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के जो तत्व हैं, मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, ये सभी बेसिक नेचर वाले मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, तो मोस्टली कहा बेसिक। ठीक है, फ्यू आर एम्फोटेरिक इन नेचर, तो बहुत कम ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं, यानी उभयधर्मी प्रकृति के हैं। एम्फोटेरिक मतलब क्या? उभयधर्मी। उभयधर्मी मीन्स ये एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। अगर ये एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर ये बेसिक नेचर शो कर रहे हैं तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। और इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल देख लें तो ये हमारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है, गैलियम का ऑक्साइड है, ये सभी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। लेकिन इन सब में मोस्ट कॉमन वन दीज टू, फर्स्ट सेकंड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी ये ऐसा है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। बाकी ये कैल्शियम जो कि अभी बताया आवर्त सारणी के ग्रुप 2 का है सदस्य, सोडियम और पोटेशियम आवर्त सारणी के ग्रुप 1 का सदस्य है। इसके जो ऑक्साइड्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर के होते हैं, यानी ये सिर्फ एसिड के साथ अभिक्रिया करेंगे। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बटर इज, बटर क्या है ना। बटर वाली रोटी, बटर वाली दाल मखनी बहुत खाते होंगे आप लोग। कभी कभी जहाँ भी मान लो अगर आप लोग अभी सर्विस या जॉब में कहीं होंगे तो बटरिंग भी करते होंगे। आपने कई बार पेरेंट्स की भी बटरिंग वगैरह की होगी, दोस्तों की भी बटरिंग की होगी, ठीक है, वहाँ भी बटर लगाते हैं, रोटी में भी बटर लगाते हैं। लेकिन ये बटर वस्तुतः है क्या? ये मक्खन जो है ये क्या है केमिस्ट्री की दृष्टिकोण से? एक सुपर कूल्ड ऑयल है, एक इमल्सन है, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, या इनमें से कोई भी नहीं है। यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा ठंडा किया हुआ तेल है, या एक पायस है, या फिर एक आणविक ठोस है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो बटर जो है वो एक पायस है, एक इमल्सन है, और ये
कोलोइड्स का एक टाइप होता है ना। तो इमल्सन क्या है, एक कोलोइड का टाइप है। कोलोइड जिसमें डिस्पर्स्ड फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का जो साइज होता है यहां पर वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। तो पार्टिकल साइज निर्भर करता है कि वो कोलोइड होगा कि क्या होगा। अब इस इमल्सन में बात करें तो इस इमल्सन के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज है वो एक लिक्विड होता है और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वह भी एक लिक्विड होता है। यानी जब दो लिक्विड को आपस में मिक्स किया जाता है तब जाकर इमल्सन बनकर तैयार होता है। लेकिन दोनों लिक्विड ऐसे होते हैं जो आपस में मिक्स ना हो सकें। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है लेकिन ऐसा ही, जैसे ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, तेल पानी में या पानी तेल में, ये इमल्सन बनाते हैं। लेकिन ये मिक्स तो आसानी से हो नहीं पाते, स्पेशल तरीके से इनको मिक्स किया जाता है, जो कि यहां पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई आगे। Which of the following is also known as king of the chemicals and oil of vitriol? किंग तो भाई एक ही है सभी केमिकल का, इसे हम किंग ऑफ द एसिड भी कई बार कह देते हैं। और ये है बस एक, और वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ऑक्जेलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, नाइट्रिक एसिड HNO3। लेकिन इसी में एक चीज आता है वो है एक्वा रेजिया, जिसे हिंदी में हम अम्ल राज के नाम से जानते हैं। और यह एक मिश्रण है 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 का। यानी HCl और HNO3 को जब हम 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं तो यह दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड बनाता है, जिसे हम एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। और इसे हम ज्वेलर्स एसिड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सोनार का अम्ल, सोनार का अम्ल। क्यों? क्योंकि हमारे आपके आसपास गली कूचे में जितने भी सोनार रहते हैं, ज्वेलर्स रहते हैं, उन सभी के पास ये एक्वा रेजिया, ये अम्ल होता है, अम्ल राज। क्योंकि प्लैटिनम, गोल्ड, चांदी यानी सिल्वर जैसे जो बहुत ही अक्रिय टाइप के मेटल हैं, ये इन्हीं एसिड में, इसी एसिड में घुल पाता है। तो हर कोई जब भी हम अपने सोने चांदी के जेवरों को साफ करवाने के लिए जाते हैं तो वो इसी एसिड में डाल के सोना भी साफ कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा सोना गला के निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको चमका के पॉलिश करके दे देते हैं। और वो कह देते हैं कि भैया देखो गंदगी थी इसमें, गंदगी जो निकली है तो थोड़ा सा तो वेट कम होगा। अब वो थोड़ा सा वेट कम कितना होगा वो तो बताते नहीं हैं, बस ये कहते हैं भैया इसमें गंदगी थी, साफ सफाई जब होगी तो इसका थोड़ा सा वजन कम होगा। उस थोड़े में से अगर वो कुछ मिलीग्राम करके भी सोना चुरा रहे हैं तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले वाली स्थिति है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल। इन द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड। बहुत अच्छा भाई। द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। तो देखिए ये हमारा CuSO4 और किस्मत से मैंने ब्लू कलर ले रखा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये ब्लू ही होता है, ब्लू कलर ऑफ CuSO4। अब इसके अंदर हमने क्या किया, ये जिंक का रॉड डाल दिया इस ब्लू कलर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। क्या किया, जिंक का रॉड डाल दिया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो धीरे 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 गायब हो गया। मैजिक,
ये इट्स मैजिक, केमिस्ट्री का मैजिक। तो हुआ क्या वस्तुतः कि यहां पर एक अभिक्रिया हुई, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, विस्थापन अभिक्रिया शो करता है, और जिंक जो है सल्फेट के साथ कंबाइन करके बाहर निकल जाता है और पीछे छोड़ देता है कॉपर। तो जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन अब बन रहा है ये होता है व्हाइट कलर का, कलरलेस का। इसलिए ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था धीरे धीरे कलरलेस होता चला जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन। तो सब्स्टिट्यूशन ही कह सकते हैं कि कॉपर को जिंक से हमने स्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इससे ये धीरे धीरे कलरलेस हो जाता है। बोर एटॉमिक मॉडल कैन एक्सप्लेन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल, जिसे नील बोर ने दिया। तो कहता है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द सोलर स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सही। तो बोर मॉडल, बोर का जो एटॉमिक मॉडल था ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए था। दैट मीन्स ऐसे किसी भी एलिमेंट या आयन के लिए जिसके पास ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे समझ लो ये हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, Li2+ इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम 3+ इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे किसी भी स्पीसीज के लिए जिसके पास क्या हो, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो, उसकी चर्चा की। तो अगर कोई कहे सिर्फ हाइड्रोजन एटम ओनली तो भी गलत, क्योंकि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ साथ यहां हीलियम आयन भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन ये भी एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। तो इसलिए ए अगर कोई कहेगा तो वो 100% सच नहीं है। चलिए भी, वेरियस फेनॉल डेरिवेटिव्स, tincture of iodine 2 से 3% iodine in water and alcohol and some dyes like methylene blue are very good। तो ये सभी क्या है? तो देखो मिथाइलिन ब्लू हो सकता है, जो नए बच्चे हैं अभी ज़्यादा नहीं केमिस्ट्री को डीपली पढ़ा है, दूसरे स्ट्रीम के बच्चे हैं, उसको समझ में नहीं आएगा। फेनॉल डेरिवेटिव शायद ये भी थोड़ा सा कम समझ में आया। एज ए टीचर मुझे भी इतना क्लियरली यहाँ पता नहीं चल रहा था, लेकिन एक बहुत ही सिंपल, साधारण और बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा कंपाउंड यहाँ दिया हुआ है, वो है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो कि वस्तुतः आयोडीन का सॉल्यूशन है। 2 से 3% आयोडीन को पानी और अल्कोहल के मिक्सचर के साथ मिलाया जाता है, और यह गांव कस्बों में, इवन शहर के अंदर भी, शहरों में भी नीली दवा के नाम से जब हमें कट फट हो जाता है, घाव वाव हो जाता है, कहीं छिल छिला जाता है, तो नीली दवा एक लगा दी जाती है। बचपन में तो हमने बहुत नीली दवाएं, फ्री में सरकारी अस्पताल में नीली दवाएं लगाई जाती थी। यह नीली दवा वस्तुतः टिंक्चर ऑफ आयोडीन है, यानी एक एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी हैं ये सारे। हाँ, अगर सिर्फ मिथाइलिन ब्लू पूछा जाता मेरे लिए भी आंसर करना मुश्किल होता, फेनॉल डेरिवेटिव कहा जाता मेरे लिए भी आंसर करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन अगर देखो ऐसा है तो कोई ना कोई ऐसा एक सिंपल सा कंपाउंड दिया होगा, आपका आंसर उसी के आधार पर बनना है। The condition produced by aerial oxidation of fats and oils in food marked by unpleasant smell and taste is called। कई बार जो ज़्यादा वसीय या तैलीय खाद्य पदार्थ होता है, यानी फैटी या ऑयली फूड आर्टिकल्स होते हैं, वो इस वातावरण के ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, और कुछ दिनों के बाद उनमें से गंध आनी शुरू हो जाती है, विकृत गंध आनी शुरू हो जाती है, स्वाद उसका खराब होने लगता है। कहता है कि यह क्यों हो रहा है? तो भैया एक ही बात है, हमारे शरीर के अंदर हो, हमारे शरीर के बाहर हो, जहां कुछ भी ऐसी चीजें हो रही, कोई ना कोई तो केमिकल लोचा है। अब वो केमिकल लोचा अगर हम समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ पाए तो हमारे लिए जादू है। ठीक है भाई। तो ये क्या होता है? तो ये कहलाता है रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी जो है एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, क्योंकि जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वह उस वसीय या तैलीय पदार्थ के साथ जुड़कर उसको क्या कर देता है? रेंसिड यानी कि खराब कर देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर में इसमें से कौन लिक्विड है? तो हमें मालूम है, वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ गैलियम ऐसा है जिसको कि हम हाथ में बंद कर लें तो तुरंत लिक्विफाई हो जाता है। सीजियम दूसरा ऐसा एलिमेंट है जो मुट्ठी बंद कर लें तो वो मेल्ट हो जाता है। विच मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग? बहुत अच्छा, थॉमसन मॉडल को ही रेजिन पुडिंग, सी आइसबर्ग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, क्रिसमस पुडिंग मॉडल, जो कहना चाहो कह लो, ये थॉमसन मॉडल है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड अप ऑफ। पहले तो लोग चश्मा पहनते थे, अब बहुत कोई को चश्मे से थोड़ी सी परेशानी होती है कि भैया दुनिया क्या कहेगी कि इसने चश्मा पहन रखा है, तो कॉन्टैक्ट लेंस लगवाते हैं आंखों में। वह कॉन्टैक्ट लेंस किसका बना होता है? क्या ये पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पॉलीस्टाइन का, ल्यूसाइट का या फिर टेफ्लॉन का? तो ये हमारा क्या है? ल्यूसाइट। और आखिरी सवाल आज का वो क्या है? डोलोमाइट पाउडर is applied in some agricultural lands. The purpose of applying it. तो डोलोमाइट में जो बेसिक कॉम्पोजिशन होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, और ये सभी बेसिक नेचर के होते हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम देखें तो ये अगर हमारा पीएच स्केल है तो 7 पे हमारा होता है न्यूट्रल। ठीक है, 7 से 0 पे अगर हम जाते हैं तो ये एसिडिक होने लगता है, 7 से ऊपर 14 की तरफ जाते हैं तो ये बेसिक होने लगता है। डोलोमाइट भी बेसिक नेचर का है। तो अब ये देखो कि ये हमारा पीएच की बात कर रहा है, तो बेस का पीएच ज्यादा होता है, एसिड का पीएच कम होता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? सॉइल के पीएच को बढ़ा रहे हैं। जरूरी भी है, हम जितने फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, हमारे सॉइल को एसिडिक बनाने लगते हैं, यानी सॉइल की प्रकृति खराब होने लगती है, एसिडिक होने लगती है, जिसकी वजह से मिट्टी फिर कृषि के लायक नहीं रह जाती। उसमें अगर हम सीड बोएंगे या कोई छोटे पौधे अगर बोएंगे तो वो एसिडिक नेचर की वजह से वह ग्रो नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए उसमें ये मिलाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, या जैसा भी लगा है कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों को भी ज़रूर इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और किस टॉपिक पर भी आप लोगों को और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है या कुछ जानकारी लेनी है, कमेंट बॉक्स में एक और कमेंट कीजिएगा, हम उसी टॉपिक पर आपके सामने अगली क्लास में उपस्थित होंगे। तो फिलहाल मुझे दे दीजिए अनुमति, और आप पढ़ाई में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।